हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग। देखो, फुटिंग के बारे में अभी तक हम सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमारी मेन जो चीज़ आती है वो है डिज़ाइनिंग। जब मैं फुटिंग को डिज़ाइन करता हूँ तो मेरे क्या क्या डिज़ाइनिंग स्टेप्स रहेंगे, कैसे कैसे मैं डिज़ाइन करूँगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखूँगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा डिज़ाइनिंग के अंदर वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा साइज ऑफ फुटिंग। साइज ऑफ फुटिंग। तो देखो, साइज ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो, साइज चाहिए। साइज मतलब L क्रॉस B, मतलब अगर मैं रेक्टेंगुलर फुटिंग अगर बना रहा हूं तो लेंथ और विड्थ मुझे चाहिए यहाँ पे। तो साइज निकालने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी फुटिंग के ऊपर लोड कौन कौन सा आ रहा है जो कि उसको रेजिस्ट करना है। क्लियर? हम पहले भी देख चुके हैं हमारी फुटिंग के ऊपर लोड कौन कौन सा आता है भाई। जो कॉलम उसके ऊपर लोड देता है वो आता है, प्लस जो हमारा फुटिंग का लोड होता है वो भी हमारी फुटिंग के ऊपर आता है बेसिकली। इस तरह से अगर हम देखते हैं, सपोज ये हमारी यहां पे फुटिंग है और इसके अंदर यहां पे ये हमारा कॉलम प्रेजेंट है। तो हम क्या चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? ये L और ये B, और इसके अंदर जो कॉलम है सपोज उसका हमारा उसका जो साइज है वो है A क्रॉस B। तो ये कॉलम इस फुटिंग के ऊपर कोई लोड लगा रहा होगा। तो वो लोड कितना लगाता है हम पहले भी देख चुके हैं। तो पहले हम लोड की कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल लोड हमारा फुटिंग के ऊपर कितना आ रहा होगा भाई? तो सबसे पहले हम लोड देखेंगे यहां पे। तो लोड के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला क्या होगा? ड्यू टू कॉलम। कॉलम की वजह से कितना लोड आ रहा है यहां पे? कॉलम कितना लोड ऊपर से इसके ऊपर इंपोज कर रहा है भाई? P लोड। क्लियर? इसको फैक्टर नहीं किया जाता, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये लोड फैक्टर नहीं किया जाएगा डिजाइनिंग के टाइम पे। फैक्टर हम बाद में करेंगे, क्या वैल्यू करेंगे वो भी देखते हैं। दूसरा हमारा क्या रहेगा? लोड ड्यू टू फुटिंग। फुटिंग का खुद का वेट भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा बेसिकली। ठीक है, कितना वेट हम लेके चलते हैं? 10 से 20% आपका वेट रहता है, मतलब 10% टू 20% ऑफ जो कॉलम ने नीचे ट्रांसफर किया उसका। आपका मन करता है तो आप 10% ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिजाइनिंग का पैरामीटर है, वेरी कर सकता है। ठीक है भाई। तो सपोज मैं लेता हूं 20%, तो 0.2 P ये हमारा यहां पे आ गया ड्यू टू फुटिंग। तो टोटल लोड हमारा कितना आ गया यहां पे? टोटल लोड यह आ गया हमारा P प्लस 0.2 P, 1.2 P। इतना लोड मेरा नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसको बियर कौन कर रहा है? इसको मतलब रोक कौन रहा है? जो ये फुटिंग नीचे की तरफ लोड लगा रही है, रोकने के लिए कौन नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है? सोइल। क्योंकि अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर कर रहा है? मिट्टी को। नीचे प्रेजेंट जो मिट्टी थी उसको ये लोड ट्रांसफर कर रहा है। इसको एक रिएक्शन दे रहा है नीचे से रोकने के लिए सोइल। तो वो सोइल आपको पता है कि कैसे रोकेगी, कितना प्रेशर बेसिकली वो रोक सकती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं यहां पे। सोइल की जो रोकने की क्षमता रहेगी वो क्या होती है, क्या कहलाती है? बियरिंग कैपेसिटी। कितना फोर्स या कितना प्रेशर, अगर मैं बात करूं, कितना प्रेशर नीचे की तरफ लगा सकता हूं फुटिंग के माध्यम से सोइल के ऊपर, तो वो कितना लगा सकता हूं? मैक्सिमम जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। उसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो क्या होगा? वो फेल कर जाएगी। तो मैक्सिमम क्या रहती है उसकी? बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो क्यू नोट क्या होती है हमारी? सेफ बियरिंग
कैपेसिटी ऑफ सोइल, ये हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है सोइल की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर ही होता है। ये भी आपका प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? जो कि ऊपर से लग रहा था, मैक्सिमम फोर्स ये, ठीक है, कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। तो और एरिया क्या होगा? फुटिंग का एरिया। यहां से हम इसका एरिया जो है साइज बेसिकली वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू नोट हमारा क्या हो जाएगा? क्यू नोट इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसकी वजह से आएगा? जो टोटल लोड लग रहा है हमारा, मतलब टोटल लोड, ताकि हम, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि समझने में आसानी रहे। फोर्स का मतलब क्या है? किसकी वजह से आएगा? टोटल लोड की वजह से, अपॉन एरिया। और टोटल लोड कितना लग रहा था हमारा? 1.2 टाइम्स ऑफ पी अपॉन ए। ये हमारा ए है एरिया, ठीक है। ये है क्यू नॉट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो यहां से जब मैं बात करता हूं एरिया की, तो एरिया क्या आ जाएगा मेरा? 1.2 टाइम्स ऑफ पी डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये मेरा यहां से एरिया आ गया है, ठीक है भाई। 1 पॉइंट, या आप इसको पीटी लिख सकते हो, या फिर 1.2 टाइम्स ऑफ पी अपॉन क्यू नॉट। अपॉन क्यू नॉट हमने जो किया है बियरिंग कैपेसिटी, इसी सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसी के माध्यम से, सेफ बियरिंग कैपेसिटी है ऑलरेडी, फैक्टर यहां पे लगाया हुआ, हमने फैक्टर किया हुआ है इसको ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे फैक्टर नहीं किया जाता। अब बात आती है एरिया की। अब एरिया मैं कैसा प्रोवाइड कर रहा था यहां पे? रेक्टेंगुलर। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? L क्रॉस बी। एरिया क्या आ जाएगा? L क्रॉस बी, ठीक है भाई। ये हमारा यहां से एरिया आ गया। अब ये जो एरिया मैंने यहां से कैलकुलेट किया है, L क्रॉस बी, सपोज मैंने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली यहां से, ठीक है भाई। अब ये L क्रॉस बी मेरी मर्जी आती है कि मैं इसको लेंथ को इधर प्रोवाइड भी कर सकता हूं और इधर भी दे सकता हूं। मतलब सपोज इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको फील हो कि ये रेक्टेंगुलर है, अभी थोड़ा सा स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो सपोज थोड़ा इस तरह से है ये, ठीक है। अब आपको क्लियर है यहां से कि ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है। अब मेरी मर्जी है, मैं लेंथ को इधर दे सकता हूं या इधर दे सकता हूं। मर्जी का मतलब है कि हमारी कंडीशन कैसी है, सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लंबाई किस तरफ ज्यादा देनी है और किस तरफ कम देनी है। प्लॉट का एरिया कैसा है बेसिकली, इसी को मैं कैसे दे सकता हूं? इसी को मैं ऐसे भी प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये हमारी लेंथ हो जाए और ये क्या हो जाएगी? हमारी विड्थ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है प्योरली कि आप कौन से मतलब डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड करते हो। जनरली जो किया जाता है, कॉलम की जो लंबाई है, मतलब कॉलम की जो बिगर लेंथ है, फुटिंग की भी बिगर लेंथ उसी के कोरस्पॉन्डिंग करी जाती है। क्लियर? अब देखो भाई, हमने फाइंड आउट कर लिया है एरिया। अब एरिया तो कैलकुलेट हो गया, मतलब साइज हमने निकाल लिया। साइज निकालने के बाद बारी आती है नेट सोइल प्रेशर की। तो आप कह सकते हो इसी के अंदर सेकंड हमारा क्या रहेगा? है नेट सोइल प्रेशर। तो देखो अब नेट सोइल प्रेशर क्या होगा? तो बेसिकली आपकी फुटिंग के ऊपर नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, उसका खुद का वजन तो वो खुद ही बैलेंस कर पा रही है। तो खुद के वजन के अलावा एक्स्ट्रा कितना वजन उसके ऊपर लग रहा है, या कितना फोर्स लग रहा है, कितनी स्ट्रेस लग रही है, कुछ भी बात कह सकता हूं। तो वो चीज मुझे निकालनी है, वही उसको क्या करेगी? फेल करेगी, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर आपको? तो अब आप इसको डिजाइन जब करोगे तो नेट सॉइल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। नेट सॉइल प्रेशर निकालोगे कैसे? कितना था आपका नेट सॉइल प्रेशर? नेट सॉइल प्रेशर आपको कितना मिलेगा भाई? यहां पे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 1.2 पी के अंदर में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? 0.2 पी, जो कि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग की वजह से आ रहा था।
उसको माइनस करने के बाद जो प्रेशर बचेगा वो हमारा नेट सोइल प्रेशर आ जाएगा। तो नेट फोर्स अगर मैं बात करता हूं पहले, तो नेट फोर्स कितनी काम कर रही होगी, 1.2p माइनस 0.2p, ये नेट फोर्स काम कर रही है। अब कितनी आ गई, p फोर्स आ गई आपकी नेट फोर्स। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो नेट, इसको आप नेट सोइल प्रेशर लिख लेना, सॉरी नेट सोइल फोर्स, ठीक है। अब नेट सोइल प्रेशर कितनी आ जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है भाई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W नॉट से। फोर्स कितनी है अब आपकी, P अपॉन एरिया कितना है, A, ये सब हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं ऊपर। तो ये हमारे पास नेट प्रेशर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं। WSM से अगर मैं कर रहा हूं तो फैक्टर्ड सोइल प्रेशर, फैक्टर्ड नेट सोइल प्रेशर आपका कितना आ जाएगा यहां से, 1.5 टाइम्स ऑफ W नॉट। तो क्या हो जाएगा ये, WU नॉट इक्वल्स टू 1.5 P अपॉन A। ये वैल्यू आ गई आपकी यहां पे फैक्टर्ड सोइल प्रेशर की। तो बेसिकली यहां तक बात क्लियर हुई, ये फैक्टर किया जाता है ना कि ये फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए अब हम डिजाइन करेंगे हमारी पूरी की पूरी फुटिंग को। तो नेट सोइल प्रेशर भी हमें यहां से मिल गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है चेक फॉर मूवमेंट। अब बेसिकली देखो, हमने साइज पता कर लिया, हाँ भाई इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई हमें इसकी बनानी है। अब गहराई की भी तो बात आती है। तो गहराई, डेप्थ हमें बेसिकली तभी कंक्रीट का पता चलेगा कितना कंक्रीट, जब मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि डिजाइनिंग का मतलब क्या है, कंक्रीट बता दो और स्टील बता दो, दो चीज बता दो, आपका डिजाइन खत्म, ठीक है। यही दो चीज बतानी होती है सिर्फ, क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी कंपोनेंट कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, क्या चीज चाहिए कि भाई कंक्रीट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, ताकि ये सब सेफ रहे। अब सेफ रहने के लिए हमें सारे चेक लगाने पड़ेंगे कि मैं अगर इतनी डेप्थ देता हूं तो क्या ये चीज सेफ रहेगी, क्या उस चीज में ये फेल तो नहीं कर जाएगा। सभी चेक लगाने के बाद मेरे पास सेफ कंक्रीट और सेफ स्टील ये दोनों आने चाहिए। ये बता दिए तो आपका डिजाइन कंप्लीट। यहां पे भी वही बात है। अब हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये दो चीज तो पता चल गई, एरिया पता चल गया है, बट हमें डेप्थ की अभी पता नहीं है कि डेप्थ कितनी प्रोवाइड करनी है। डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अलग अलग चेक से हम यहां पे गुजरेंगे, कि अलग अलग चेक लगाएंगे हम इसके ऊपर, फुटिंग के ऊपर। उन चेक्स के थ्रू हमें जो एक इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो सभी चेक को पास कर जाएगी, वो वैल्यू मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा डेप्थ की। उसके बाद फिर मैं स्टील पे आऊंगा, फिर स्टील प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली इसके साथ ही हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहली जो आपकी बात आती है, स्टेप नंबर कौन सा, ये 2, स्टेप नंबर 2, चेक फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए आपका चेक लगाया जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसको उधर लिख देता हूं मैं, क्योंकि यह डायग्राम बनेगा तो वो इतने स्पेस में आ नहीं पाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं, स्टेप नंबर 2 है हमारा चेक फॉर मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा मूवमेंट इसके ऊपर कितना आएगा, कहां पे हमें सेफ रखना है। तो बेसिकली देखो, ये जो चेक लगाएंगे हम, ये चेक हम लगाएंगे कि हमारे 2-3 चेक लगेंगे हमारे पास, कि हमारा जो फुटिंग हमने बनाया यहाँ पे वो क्या मूवमेंट के लिए सेफ है, इसके ऊपर जब मूवमेंट आएगा तो क्या उसके लिए ही सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरा चेक लगाएंगे शेयर का, तो सिंगल शेयर का लगाएंगे, डबल शेयर का लगाएंगे, मतलब 2 वे शेयर और 1 वे शेयर का लगाएंगे। तो क्या उनके लिए मेरी फुटिंग सेफ रहेगी,
बियरिंग के लिए लगाएंगे तो बियरिंग स्ट्रेस के लिए क्या सेफ रहेगी, इन चीजों के लिए मैं यहां पे चेक करूंगा क्या इन चीजों में सेफ रहेगी। इस चीज के लिए अगर मुझे जानना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरी फुटिंग कमजोर कहां पे है, वीक कहां पर है मेरी फुटिंग, ये मुझे पता होना चाहिए। मतलब क्रिटिकल सेक्शन हमारी फुटिंग का कहां पर है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, जहां पे मुझे इसको सेव करना है। ये चीज क्लियर? वो जानने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। सपोज ये आपकी फुटिंग है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर है आपका कॉलम। क्लियर? अब ये फुटिंग जब हम देखते हैं, इसी का दूसरा व्यू देख लेते हैं एक बार। दूसरा व्यू जब देखेंगे तो ये हमारा कॉलम दिखेगा हमें, और ये हमें फुटिंग दिख रही है। क्लियर? यहां पे हमें क्या दिख रहा होगा, फुटिंग के नीचे लगने वाला सॉइल प्रेशर। क्लियर? अब बारी आती है इसके डायग्राम की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं तो वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा मेरा कुछ तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा जब मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनता है मेरा। इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसका होता है, ये मेरी किसकी तरह बिहेव करेगी, फुटिंग कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो कैंटिलीवर का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाते हो, यहां पे ये आपका एक तरह से फिक्सिटी की तरह बिहेव करेगी कि यहां पे आपका फिक्स्ड सपोर्ट है और आपका इधर और इधर ये आपका हैंगिंग पोर्शन है, कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगी। इसीलिए यहां पे आपको मैक्सिमम जो है बेंडिंग मोमेंट नजर आ रहा है, इधर से बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच रहा है और इधर से बढ़ता हुआ भी सेंटर पे जाके मैक्सिमम हो जाता है। ये चीज क्लियर सबको? अब बारी आती है हमारी, डायग्राम सीधा बने ना, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा हो तो मैनेज कर लेना यार। अब बारी आती है हमारी कि मूवमेंट के अंदर कहां पे इसको सेव करूं। देखो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट तो हमारा कहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, बीएमडी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट तो यहां पे लग रहा है, तो जहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट लग रहा होगा वहां पे हमारा क्या होगा, सबसे वीक रहेगा। बट यहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारा कॉलम प्रेजेंट है ऊपर, तो कॉलम के बीच में से तो ये चीज फेल नहीं कर सकती। मतलब सपोज इसको ऐसे मानो, ये फेल कैसे होगा मूवमेंट के अंदर, ये इसको नीचे वाली चीज इसको ऊपर धकेल रही है, मतलब रोटेट करने की कोशिश कर रही है, और ये इधर से रोटेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है भाई, तो जब ये इधर से रोटेट कर रही है और ऊपर से ये चीज इसको रोक रही है, तो ये इधर लेके जा रही है और कॉलम वगैरह जो लोड ऊपर से आ रहा है वो इसको नीचे की तरफ घुमा रहा है। तो ये इस तरह से आपका एक मूवमेंट लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस तरह से जब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगी तो ये रोकेगा, तो जब ये रोकेगा तो इसको कौन से पॉइंट पे ये रोकने की कोशिश कर रहा है और वहां पे ये फेल करेगा। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि आपका फेलियर किस पॉइंट पे होगा, आपका फेलियर उस पॉइंट पे होगा जहां पे ये ऊपर जाना चाह रही थी और आपने वहीं पे रोक दी, तो सबसे ज्यादा आपका रेजिस्टेंस वहीं पे शो करेगा। ठीक है, यहां से ये हाथ ऊपर जाना चाह रहा था, मैंने यहां रोक दिया, तो ये यहीं से यहीं से तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेगा। ये चीज क्लियर सबको? तो यहां पे जब मैं बात करता हूं, ये इस पोर्शन, सपोज मैं राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है ओवरहैंगिंग, इसकी बात करता हूं, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये रोटेट किस पॉइंट के अबाउट करने की कोशिश करेगा, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारा ये फेस है बेसिकली, जहां ये कॉलम के साथ कनेक्टेड है। यही तो इसको रोक के रख रहा है ना, इसने इसको रोक के रखा हुआ है कि ये इधर वाले पोर्शन को भी ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो ये यहीं पे टूट जाएगा। ये तो पूरा का पूरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये नहीं जाने दे रहा,
तो ये यहाँ पे टूट जाएगा इस पॉइंट पे, और ये इधर वाला भी आपका यहीं पे, मतलब इस पूरे के पूरे फेस में यहाँ पे जहां पे कॉलम इसको दबा के रखा हुआ है, कॉलम ने इसको दबा के रखा हुआ है, उसी पॉइंट पे ये फेल कर जाएगा। तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन बनेगा, आपका जो क्रिटिकल सेक्शन बनेगा यहां पे, मतलब जो वीक रहेगा आपका पोर्शन, वो कहां पे रहेगा, फेस ऑफ कॉलम। जहां पे आपका कॉलम था उसी के फेस में आपका आपकी जो फुटिंग है वो अनसेफ रहेगी यहां पे, ये क्रिटिकल। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मतलब यहां पे इतने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के लिए, या आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, तो ये आप यहां पे बना सकते हो, ये क्या है आपका क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन है ये दोनों, कौन से, फेस ऑफ कॉलम, जहां पे आपका आरसीसी फुटिंग और आरसीसी कॉलम ये दोनों होंगे, तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन रहेगा वो फेस ऑफ कॉलम रहेगा, जहां पे कॉलम आपका फुटिंग के साथ मिल रहा है। ये चीज क्लियर होगी सबको। तो यहां पे आपका वीक नहीं है, आपका वीक कहां पे है, फुटिंग इस पॉइंट पर यहां पे, तो आपको यहां सेव करना है। अब इसको सेव करने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब आपको इस डायरेक्शन में भी चेक करना है और इस डायरेक्शन में भी चेक करना है। ये चीज क्लियर। तो एक्सिस ड्रॉ कर लो, सपोज आपकी है, ये है आपकी सपोज एक्स एक्स एक्सिस, और इधर है आपकी वाई वाई एक्सिस। तो जब भी मैं डिजाइन करता हूं तो पूरी फुटिंग को डिजाइन नहीं करता, मैं 1 मीटर की स्ट्रिप लेता हूं एक्स डायरेक्शन में और 1 मीटर की स्ट्रिप लेता हूं वाई डायरेक्शन में। ठीक है, उसको डिजाइन कर देता हूं और उसको फिर मैं आगे मतलब बढ़ा के इंटरपोलेट करके फिर मैं यूज कर सकता हूं कि भाई 1 मीटर के लिए इतनी वैल्यू है तो इतने मीटर के लिए इतनी हो जाएगी, जो कि हम जनरली डिजाइनिंग में करते हैं। तो जो स्ट्रिप मैं यहां पे बनाऊंगा, वो स्ट्रिप सपोज मेरी यहां पे मैं बात करता हूं अगर, तो स्ट्रिप मैं कहां से लूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो फेस ऑफ कॉलम है यहां से ही कंसीडर करूंगा, यहां से डिस्टेंस करूंगा भाई मैं। तो जो मूवमेंट लूंगा मैं यहां पे, मतलब इस पॉइंट पे ही फेल कर रहा था ना, तो इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट लग रहा होगा, तो ये इधर वाला स्पैन ही बता पाएगा मुझे, इसके इधर जो है। तो स्ट्रिप लेने का फायदा मुझे यहां पर ही है। सपोज मेरी ये जो स्ट्रिप मैंने ले ली, ये मेरी स्ट्रिप क्या है, सपोज 1 मीटर की है ये। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 1 मीटर की स्ट्रिप इधर ले लूंगा इस डायरेक्शन में, कहां से, इस फेस के मतलब कॉलम के इस फेस से, सपोज इधर। ये हमारी 1 मीटर की स्ट्रिप यहां पे हो गई। क्लियर ये चीज सबको। तो थोड़ी बड़ी छोटी लग रही है, बट वो 1 मीटर की मैंने अज्यूम करी है, स्ट्रिप मैंने मान ली। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए अगर मैं डिजाइन करता हूं तो मेरी जो फुटिंग है वो सेफ रहेगी। अब बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट की बात करते हैं तो ये लेंथ सपोज, चलो हम थोड़ा उससे ही करते हैं, फिगर से ही बात करते हैं। मतलब इसके बाद सपोज वहां से आपका ये स्टेप 2 जो है आपका यहां से ही शुरू हो रहा है, यहां पे ये खत्म हो गया, तो वैल्यूज लिख देता हूं यहां पे मैं। अब मुझे निकालना है मूवमेंट। तो देखो, अब मुझे सब कुछ सेव करना है। मैंने जगह लोकेशन मैंने फाइंड आउट कर ली कि यहां पे वीक रहेगा, यहां पे वीक रहेगा, स्ट्रिप ले ली, सब कुछ ले लिया, बट कितना मूवमेंट आएगा जहां पे वीक है वो चीज तो पता करनी पड़ेगी भाई। तो कितना मूवमेंट आएगा उसके लिए मूवमेंट निकालना पड़ेगा। सपोज मैं कहां ले रहा हूं, MUX, मतलब मूवमेंट मैं ले रहा हूं अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो इसके अबाउट मूवमेंट कैसे आएगा, ये इसके अबाउट मूवमेंट इस तरह से आएगा, ये ऐसे घूमेगी, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये स्पैन लूंगा मैं यहां पे, तो ये जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रिप आएगा ये यूज करा जाएगा एक्स एक्स एक्सिस के लिए। तो ये जो स्पैन है, ये जो लेंथ आई है, इसको सपोज मैं नाम देता हूं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट नाम दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर लेंथ को जिसकी मुझे अभी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, जनरली ऑर्डिनेट से इसको मैंने डिनोट कर दिया। तो ये हो गया हमारा सपोज ऑर्डिनेट फॉर एक्स।
और ये हमारा कौन सा हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट करूंगा तो ये लेंथ मेरे को देखनी है, तो ये हो गया वाई एक्सिस के लिए ऑर्डिनेट, तो ये हो गया ओ वाई। ये चीज क्लियर, ऑर्डिनेट हो गए दोनों हमारे यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू करने के लिए सपोज ये इधर लिख देता हूं मैं, ये वाई हो गया, तो ये लेंथ हमारी कितनी थी, एल, ब्लू से कर देते हैं विजिबल रहेगा, ये हमारा है एल, ठीक है भाई। और यहां पे जो डिस्टेंस है ये है हमारा बी, मतलब मैंने इस तरह से इसको एज्यूम किया है कि इधर लेंथ है और इधर विड्थ है हमारी। ऐसे ही हमारा यहां पे अगर मैं चेक करता हूं तो ये है हमारा ए कॉलम का जो साइज रहेगा, और ये रहेगा स्मॉल बी, ये हमारा स्मॉल बी है इधर। ये चीज क्लियर सबको, तो पैरामीटर सबको क्लियर हो जाने चाहिए भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट को कैलकुलेट करने की। मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले तो आप यही देखो कि मूवमेंट जब कैलकुलेट करूंगा तो मूवमेंट क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, किसी भी कैंटिलीवर बीम का मूवमेंट जब आप निकालते हो इस पॉइंट के अबाउट तो क्या रहेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। तो डब्ल्यू जो कि हमारा क्या काम कर रहा था, ये क्या है, डब्ल्यू यू नॉट, डब्ल्यू यू नॉट नीचे से लगने वाला प्रेशर, ये चीज क्लियर। तो डब्ल्यू यू नॉट मतलब आप इसको ना अच्छे से एज्यूम मतलब इमेजिन करो कि मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो मूवमेंट क्या निकलेगा यहाँ पे, लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड क्या है हमारा, डब्ल्यू यू नॉट, इनटू डिस्टेंस क्या है, ये वाली लेंथ, यहाँ पे सपोज मैं निकाल रहा हूं तो ये वाली लेंथ, इधर निकाल रहा हूं तो ये वाली। ये चीज क्लियर, किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं, लेंथ वही आ जाएगी, मतलब ऑर्डिनेट वही आ जाएगा। तो ये क्या है, डब्ल्यू यू नॉट इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब लेंथ, मतलब हमारी कौन सी आएगी, मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूं, एक्स के, तो ऑर्डिनेट एक्स इंटू ओ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हमारा यहां पे मूवमेंट आ जाएगा। अब ऑर्डिनेट एज इट इज तो नहीं लिख सकता, वैल्यू तो मुझे यूज करनी पड़ेगी, कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू है इसकी बेसिकली। अब ऑर्डिनेट की वैल्यू हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, ठीक है भाई, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, यहां पर हमें इतना पता है, ये कितना है डिस्टेंस हमारा, यहां से इसके सपोज ये सेंटर है ये आपका, ठीक है, तो ये सेंटर से आपकी कितनी हो जाएगी लेंथ, b/2, इतना डिस्टेंस आपका b/2 है। ऐसे ही यहां पे आपका सेंटर से कितना हो जाएगा ये l/2, ये चीज क्लियर। पहले इसकी बात करते हैं अब, क्योंकि x में हमें चाहिए अभी। तो इतना डिस्टेंस जब आपका क्या है b/2, और इतना क्या है, ये आपका कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये भी हम सेंटर से देख रहे हैं, तो सेंटर से ये क्या है, स्मॉल b/2, ठीक है। तो इतने में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, क्लियर। तो ये टोटल कितना है, कैपिटल b/2, और ये कितना है, स्मॉल b/2, ठीक है भाई। ये मैं इसके सेंटर से ले रहा हूं, ये सपोज मैंने जो एक्सिस ड्रॉ करी हुई है ये हमारी सेंटर से ही पास कर रही है सपोज, ठीक है। तो ये सेंटर से आपका डिस्टेंस b/2 इधर, इसके हाफ, ये भी इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये स्मॉल b/2, तो ये टोटल इतने में से ये माइनस कर दूंगा तो ये मुझे लेंथ मिल जाएगी। तो टोटल कितनी है हमारी, यहां पे लिख लेते हैं, ऑर्डिनेट x क्या आ जाएगा, b/2 माइनस स्मॉल b/2, ये आ गई हमारी यहां पे। अब तो इसको कंबाइन लिख करके लिख देता हूं, कैपिटल B माइनस स्मॉल b/2, ये हमारा यहां पे ऑर्डिनेट आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं इसी के अंदर, तो देयरफॉर MUX इक्वल्स टू WU0 इंटू B माइनस b/2 स्क्वायर इंटू 1/2, ये 1/2, ये वाला 2 आ गया बाहर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं भाई, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे इसको जब मैं आगे फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, MUX इक्वल्स टू WU0 इंटू, ये क्या हो जाएगा, B माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख देता हूं, B माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बाहर से भी एक 2 था ये वाला, तो वो इंटू 2 हो जाएगा।
तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, एम यू एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू यू नॉट इंटू बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ये चीज़ सबको क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ये हमारा डेवलप हो गया है फॉर्मूला, ये चीज़ क्लियर। तो यहां पे हमें पता चल चुका है कि हमारा मूवमेंट जो था वो कितना हमें कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू यू नॉट इंटू बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8। ये हमारा मूवमेंट आ गया एक्स डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर। अब इसको पूरा एक बार अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम वाई डायरेक्शन में भी निकालते हैं या सिमिलरली भी लिख सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, एक बार लिखो इसको फिर हम सॉल्व ही कर देंगे, क्योंकि डिजाइनिंग स्टेप्स हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए। बाद में देखोगे तो यहीं पे चेक करने आओगे आप लोग, यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो फिर कंफ्यूज हो गए। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं रब करके आगे चलता हूँ। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला स्टेप जो है ये रब कर देता हूं। साइज हम निकाल चुके हैं। तो इसके बाद अब हमारा यहां पे कंटिन्यू है भाई। इसके बाद इसके बाद क्या आती है हमारी वैल्यू, एम यू वाई की। तो एम यू वाई हमारा कैसे निकलेगा भाई, डब्ल्यू यू नॉट इंटू ऑर्डिनेट वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ऑर्डिनेट हमें यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट वाई, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ओ वाई जो हमने यहाँ पे निकाला था। ये कितना है, ये टोटल यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक ये कितना है, l/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल a/2। तो सेम ये भी कैपिटल L/2 में से स्मॉल a/2 माइनस कर दूंगा तो इतनी लेंथ आ जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी हमारा कैपिटल L/2 माइनस स्मॉल a/2, तो ये हो जाएगा L माइनस a/2 ऑर्डिनेट y। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, तो देयरफॉर एम यू वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू यू नॉट इंटू L माइनस a स्क्वायर L माइनस a/2 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, ये 1/2 एज इट इज आ गया। ये ऑर्डिनेट आपका ये था, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो यहां से आ गया एम यू वाई, डायरेक्टली लिख देता हूं, अब मैं वही वैल्यू आएगी, इक्वल्स टू डब्ल्यू यू नॉट इंटू L माइनस a स्क्वायर अपॉन 8। तो ये आपका यहां से मूवमेंट आ गया वाई डायरेक्शन के अंदर। दोनों चीजें हमने यहां से निकाल ली भाई। इसके अंदर किसी को भी कोई जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार, कि हमारा मूवमेंट कैसे आया या कैसे नहीं आया। ठीक है, तो सारी चीजें बिल्कुल आराम आराम से समझ के चल रहे हैं। अब इसके बाद देखो, मूवमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, एम यू एक्स कैलकुलेट कर लिया, एम यू वाई कर लिया, दोनों डायरेक्शन में मैंने मूवमेंट देख लिया। तो फेल कहाँ करेगी आपकी फुटिंग, जहां पे आपकी जो मूवमेंट आपका जो ज्यादा होगा जल्दी वहां पे फेल करेगा। तो ज्यादा मूवमेंट जहां पे आ रहा है, अगर वहां पे मैं सेफ कर लूं और उसके अकॉर्डिंगली मैं डेप्थ निकाल दूं तो वो सेफ रहेगा, कम वाला तो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद मुझे इस मूवमेंट की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, डेप्थ रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां से मुझे क्या निकालना है, नाउ कैलकुलेट डी रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था कि जितने भी चेक लग रहे हैं हमारे, वहां से हम क्या करते हैं, डेप्थ को क्रॉस चेक करते चलेंगे कि क्या मेरी डेप्थ रिक्वायर्ड, जो मुझे डेप्थ प्रोवाइड करनी है या जो रिक्वायर्ड है, क्या इस क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने जो दी है क्या वो सेफ है, या इस क्राइटेरिया के हिसाब से कितनी डेप्थ मुझे देनी चाहिए। सभी क्राइटेरिया देखेंगे, फिर सबसे जो ज्यादा मुझे लगता है अच्छा लगेगा वहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो सपोज यहां से मैंने डेप्थ रिक्वायर्ड निकाली, तो डेप्थ रिक्वायर्ड, डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, अंडर रूट ऑफ एम यू अपॉन क्यू इंटू बी।
अब यहां पे mu कौन सा यूज होगा, जो दोनों में से ज्यादा होगा, mu मैक्सिमम, mu मैक्सिमम। यहां से मैं एक डेप्थ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लूंगा और उसको फिर आगे यूज करूंगा। तो देखो यहां से हमें पता चल चुका है अभी तक कि भाई हमने मूवमेंट चेक कर लिया, मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन का पता चल गया। या आप लिख देना यहाँ पे, या आपका ये लिखा हुआ है क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, अगर आपका यहाँ पे नोट करके भी लिख लेना बेशक, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, नोट करके लिख लेना। क्रिटिकल सेक्शन फॉर आरसीसी फुटिंग एंड आरसीसी कॉलम फॉर मूवमेंट, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो फॉर मूवमेंट इज एट फेस ऑफ कॉलम। तो आपका ये कहां पे रहता है, फेस ऑफ कॉलम, ठीक है भाई, कॉलम के फेस पर ही आपका क्रिटिकल सेक्शन रहेगा। अब बात करते हैं हम इसके आगे, डेप्थ रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये चेक हमारा कंप्लीट हो गया। मूवमेंट हमने यहां से देख लिया, तो और ये जो वेट है भाई, ये आप वो टोटल वेट मत लिख लेना, यहाँ पे हम B1 लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये वेट हमने टोटल, क्योंकि टोटल के लिए नहीं डिजाइन करता मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, B1 इक्वल्स टू 1000 mm या 1 मीटर आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी विड्थ की, क्योंकि यही लेके चलूंगा मैं, इसी के लिए डिजाइन करूंगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चेक हमारा, नेक्स्ट चेक किसके लिए होगा, चेक फॉर वन वे शियर। वन वे शियर आपका क्या होता है, जो जनरली हम बीम्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं शियर, उसी को वन वे शियर कहा जाता है, ठीक है। वन वे शियर का दूसरा नाम होता है बीम शियर। ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना यार। देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दो डिटेल और दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। यहां से आपका क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा है, ठीक है, WU0 है, और ये हमने दिखाई दिया क्रिटिकल सेक्शन है हमारा, क्लियर। तो इसके अलावा और कोई खास दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी एक है यहाँ पे, हाँ एक चीज हम लिखना भूल गए यार, शायद आप लिख लेना कि कंसीडर 1 मीटर स्ट्रिप, ठीक है, यहां पे आप लिख लेना, मैं शायद लिखना भूल गया यहाँ पे, कंसीडर 1 मीटर स्ट्रिप इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, यहां पे लिख लेना, ये मैंने यहां लिखा ना, बाय कंसीडरिंग 1 मीटर स्ट्रिप इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। हमने 1 मीटर की स्ट्रिप ली है, वो काटी है, उसको डिजाइन करते हुए चल रहे हैं, बाकी सब कुछ डिजाइन होता हुआ चल रहा है अपने आप ही। तो अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, तो ये रब कर देता हूं। स्टेप नंबर 3 है अब हमारा वन वे शियर के लिए चेक। तो चेक लगाते हैं अब हम वन वे शियर के लिए। स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 आपका क्या है, चेक फॉर वन वे शियर। वन वे शियर या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बीम शियर, ठीक है। वन वे शियर का ही दूसरा नाम क्या है, बीम शियर। अब देखो बीम शियर क्या होती है। देखो जब भी हमारा बीम, हम बीम के अंदर, नॉर्मल बीम्स के अंदर हम जब भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वो जो शियर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारी वन वे शियर ही होती है, ठीक है।
इसको वन वे शेयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी एक ही साइड पर मतलब सिंगल साइडेडली फेल करती है, दोनों साइड्स पे हमारी एक साथ फेल नहीं करती। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। कि सपोज हमारा इधर डायग्राम से ही देखते हैं इसको, चलो डायग्राम बना लेते हैं और फिर यहां से समझते हुए चलेंगे। सपोज हमारी जो फुटिंग है वो कुछ ऐसे है, इसके अंदर हमारा यहां पे कॉलम प्रेजेंट है भाई, ठीक है, ये कॉलम दिया हुआ है हमने। अब इस कॉलम को या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही मैं दूसरे व्यू में देखूंगा तो कुछ ऐसे नजर आएगा। थोड़ी डेप्थ ज्यादा दिखा दी क्योंकि हमें यहां पे क्लैरिटी रहेगी। तो अब देखो भाई, यहां पे हमारा नीचे को दिखाऊंगा मैं, बाद में दिखाऊंगा, या आप यहीं पे देख लो। चलो बना लेते हैं इसको भी। नीचे क्या लग रहा होगा यहाँ पे हमारा WU0, ये प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे ये प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, P प्रेशर, ठीक है भाई। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जब ये प्रेशर नीचे लग रहा है तो जब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहां कट करके देखता हूं तो क्या इसके अंदर जो नॉर्मली हम शेयर निकालते हैं, तो अनबैलेंस्ड शेयर जो रहती है हमारी, की ऊपर की तरफ धक्का देने वाला एक फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं बचा, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो वो क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही हमारा शेयर फोर्स कहलाता है। मतलब इसको काटते हुए बेसिकली, ठीक है, काटते हुए यहां से ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब वो कहां पे हमें मिलेगी बेसिकली, और ये वन वे शेयर इसीलिए कहा गया है कि ये शेयर अगर मुझे सपोज मैं बात करता हूं ये ऊपर ओवरऑल सेक्शन के अंदर, अगर एक्स डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर स्पैन में ये पर्टिकुलर स्पैन कट के नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ आ रहा है, सपोज ये यहां से ऊपर की तरफ लेके आ रहा है, तो ये काट के इसको इधर लेके आ रहा है, तो ये या तो यहीं पे कट सकता है या फिर इधर कट सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इधर भी एक साथ कट रहा है और इधर भी एक साथ कट रहा है। मतलब कहने का ये दो डायरेक्शंस हैं आपकी, अगर तो या तो आपकी जो मतलब शेयर है इधर लगेगी, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में ये ऐसे जा सकता है, या फिर आपका इस डायरेक्शन में ऐसे कट सकता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे आपका ये फेस इधर जाएगा कट के नीचे की तरफ या ऊपर, ऐसे सपोज ये ऐसे अगर मैं बात करूं ये इधर, या फिर ये इधर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि जहां पे आपकी ज्यादा फोर्स लग रही होगी वही सेक्शन पहले कटेगा, दोनों एक साथ नहीं कटेंगे, ठीक है। कटने का मतलब शेयर ऑफ हो जाएंगे, वो आपके काटते हुए, इसको काटते हुए अलग कर देगा इस पर्टिकुलर सेक्शन से। और कौन सा पहले काटेगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। इसको बिल्कुल आसान भाषा में आप ऐसे समझो कि आप और एक आपका दोस्त, दोनों आप किसी भी एक फ्रूट को काटने के लिए बैठे हो। सपोज आप किसी भी एक फ्रूट को काट रहे हो, ठीक है, कोई भी XYZ फ्रूट है, आप ज्यादा पावर लगा रहे हो और आपका दोस्त बिल्कुल हल्के हाथ से उसको काट रहा है, तो पहले कौन सा आप मतलब दोस्त जो है वो फ्रूट काट देगा, जो ज्यादा पावर लगा रहा है, तो वही आपका पहले कटिंग करेगा, वही उसको शेयर ऑफ करेगा पहले। ऐसा ही यहां पर है, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, मतलब दो आपके अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, या तो पहले ये काटेगा या ये काटेगा। अब ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, जिसपे ज्यादा लंबा स्पैन होगा, ज्यादा लंबा स्पैन होगा, सपोज इधर ये जो चीज है, तो ज्यादा लंबा स्पैन है तो ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा ताकत लग रही होगी, जितना लंबा स्पैन उतनी ज्यादा ताकत, तो उतनी जल्दी वो कटेगा। तो जो भी आपका स्पैन बड़ा होगा वहीं पे आपकी वन वे शेयर जो है वो एक्ट कर रही होगी। अब फेलियर कहां पे होगा, मतलब क्रिटिकल सेक्शन कहां मिलेगा, मैंने बताया नीचे से ये कर रहा है और ऊपर से ये कर रहा है। अब आप खुद ही देखो यहां पे शेयर कहां पे मिलेगी मुझे, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, कांटेक्ट में नहीं है। यहां पे मैंने किया, एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो शेयर फोर्स कहां मिल रही है, इन दोनों के बीच में, यहां इनके सरफेस पे, यहां पे रगड़ खा रही है ये, जहां पे ये एक नीचे फोर्स जा रही है और एक ऊपर जा रही है, ठीक है। अब दोनों अगर नीचे जा रही हैं तो शेयर फोर्स डेवलप ही नहीं हुई, ठीक है, शेयर हुई नहीं इनके बीच में। कब होगी डेवलप, जब ये
ऐसे जाएंगे एक दूसरे के ऑपोजिट, और ऑपोजिट जा रहे हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब एक फोर्स दूसरी ऑपोजिट जाने वाली फोर्स के कांटेक्ट में जहां पे आएगी वहीं पे वो कटेगी। तो कहां पे मिलेगा हमें वो सेक्शन, इसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा। ऊपर से जो आ रहा है हमारा लोड कॉलम से, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम यहां पे चेक करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस वे में होगा हमारा, यहां पे कुछ ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यहां पे। ये 45 डिग्री के एंगल पे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर दिया जाता है। ये चीज क्लियर। तो अब ऊपर जाने वाला फोर्स कहां लग रहा है, यहां, और नीचे लेके जाने वाला फोर्स यहां तक लग रहा है। तो कटेगा कहां पे, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये चीज क्लियर सबको, ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन मैंने कैसे यहां पे ड्रॉ किया। तो ये यहां पे मुझे क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। तो इसी को जब ऊपर तक ड्रॉ कर दूंगा तो ये मुझे क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ऐसे ही मुझे यहां पे मिल गया। ठीक है भाई। और ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से मैंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, यहां से डी डिस्टेंस पर मुझे मिलता है, इधर से भी आपका डी डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है आपका। ठीक है भाई, 45 डिग्री है तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वो 45 इक्वल्स टू 1 आता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, जनरली हम इसको कैपिटल डी की बजाय हम स्मॉल डी तक ही सारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्मॉल डी वैल्यू ही लेके चलते हैं। तो ये डी है तो ये भी डी होगा, इसीलिए यहां से हमारा ये डी डिस्टेंस पर इसका क्रिटिकल सेक्शन जो है मिल जाता है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा इस डायरेक्शन में भी हमारा ऐसे ही डी डिस्टेंस पे हमें मिल जाएगा। मतलब दूसरे डायरेक्शन में अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कहां मिलेगा हमें, डी डिस्टेंस पर। इधर से भी ये डी डिस्टेंस, बट फेल कहीं एक ही करेगा, मतलब या तो इधर फेल करेगा या फिर इधर फेल करेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, इसीलिए इसको वन वे शेयर कहा गया है। एक ही डायरेक्शन में फेल करेगा एक बार। मतलब क्या है, अब इसको समझ लो। यहां पे सपोज कट गया, ये यहां पे मतलब यहां पे फेल हो गया, ठीक है, यहां पे फेल हो गया तो आपका स्ट्रक्चर यहीं पे वैसे ही फेल हो गया। इसके बाद तो फर्दर लोडिंग करोगे ही नहीं, ताकि कि भाई दूसरे की वेट करो कि दूसरे वाला भी फेल कर जाए। तो ये चीज तो नहीं है ना, एक कंपोनेंट फेल करेगा तो स्ट्रक्चर फेल, उसके बाद लोडिंग होगी ही नहीं। फर्दर लोडिंग करता तो हो सकता है दूसरी साइड से भी फेल कर जाता, बट वहां तक मैंने लोडिंग करी ही नहीं। ठीक है, तो फेलियर जो होगा आपका सिंगल साइड होगा, वो एक ही साइड में होगा, इसलिए इसको वन वे शेयर कहा जाता है। ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं अब इसकी एनालिसिस की। ठीक है, कि भाई हमारा जो शेयर फोर्स है, ये तो हमने यहाँ पे ये कर लिया कि भाई हाँ, यहाँ पे हम इस को क्रिटिकल सेक्शन है, ये लिख लो यहाँ पे आप। ये हमने ये चीजें, ये बातें तो कर ली कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर। अब ये चीज डिस्कस कर ली कि भाई यहां पे फेल करेगा, बट फेलियर वैल्यू कितनी आएगी, कितनी शेयर फोर्स आ रही है हमारी यहां पे, वो चीज नहीं डिस्कस करी। तो वो चीज भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रिप, उसी स्ट्रिप पे काम चल रहा है सारा का सारा। यहां पे जो स्ट्रिप आएगी वो कितनी आ जाएगी, इतनी। हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा बेसिकली यहां से लेके यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है इधर और इधर, ये यहां से नहीं, यहां पे हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना था, आप इसको ऐसे मान लो कि यही डायग्राम मैंने जब ये इसके फेस में बनाया था इस तरह से। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो वैल्यू मैंने निकाली थी, ये जो हम मूवमेंट के अंदर चेक करते टाइम निकाल रहे थे, तो ये कितनी निकाली थी, ये सपोज आपकी इधर लेंथ है, यहां दिखा देते हैं, यहां
ब्लू से दिखा देता हूँ, क्लियर रहेगा। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। तो ये जो डायमेंशन थी हमारी, ये कितनी आई थी, L माइनस ये कितनी थी, A, और इस डायरेक्शन में B, तो L माइनस A/2 ये थी। और हमारा यहां तक का डिस्टेंस जो था, ये इधर भी दिखा दो भाई। ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, ये डिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट किया था, ये कैपिटल B माइनस स्मॉल b/2 कितना किया था। ठीक है, इसको बाहर दिखा देते हैं, थोड़ा खिचड़ी पक जाएगी वरना डायग्राम के अंदर समझने में दिक्कत होगी भाई। ठीक है, तो इसको यहाँ ना दिखा के उधर दूसरी साइड दिखा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये था और ये हमारा ये गया हुआ है, तो ये दिखा देते हैं यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना किया था, b माइनस b/2, मतलब ऑर्डिनेट हमने जो किया था इतना किया था। अब बारी आती है हमारी, अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं VU1 जो है आपकी, VUX1 निकाल लेते हैं। तो बेसिकली VUX1 जब हम निकालेंगे, हाँ, तो निकाल लो शियर फोर्स आपकी मैक्सिमम कहां पे आएगी। हाँ, VUX1 नहीं, सॉरी, ये कौन सी वैल्यू निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया था जहां पे स्पैन आपका बड़ा होगा, बड़ा स्पैन जो होगा उसी के अबाउट फेल करेगा, तो वहीं पे निकालना है। मैं दोनों कैलकुलेट करके फिर उनमें से मैक्सिमम चूज करूँ, वो चीज़ नहीं करनी। इनमें हमने कौन सा स्पैन माना है बड़ा, लेंथ वाइज, मतलब ये वाला स्पैन जो है। तो हमारी जो शियर फोर्स आएगी ये किसके अबाउट आएगी, वाई एक्सिस के। तो VUY अबाउट वाई एक्सिस निकालता हूं यहां पे, अबाउट वाई एक्सिस, यहां पे लिख भी लेना, लॉन्गर स्पैन जो होगा वही फेल करेगा हमारा। तो ये यहां पे, अब यहां पे हमारी जो शियर फोर्स आएगी VU1 सपोज नाम दे देते हैं इसको। तो ये जो शियर फोर्स आएगी, शियर फोर्स हमारी क्या रहती है, W/L। ठीक है, कैंटिलीवर के केस में शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, WU0/L। लेंथ हमारी क्या आ जाएगी यहां पे, ऑर्डिनेट, सपोज ऑर्डिनेट OY2। ठीक है, OY2 मैंने कौन सा ऑर्डिनेट बोला है, ये, हाँ यही लिख देता हूं, ये जो ऑर्डिनेट है हम, सॉरी ये नहीं, मैंने यहाँ पे ये लंबाई है ना हमारी, तो ये जो ऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली ये जो लेंथ है, ऑर्डिनेट OY2 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको। तो इसकी जो लेंथ है हमें वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक हमने ये यहाँ तक का कर लिया था, ऑर्डिनेट OY1, ये L माइनस A/2 इतना, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और ये मैंने कैसे लिखा, मतलब लेंथ जो हमने कैलकुलेट करी है, यहां से देखो आप, सपोज मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इधर वाला फोर्स जो नीचे लग रहा है WU0 इंटू में कितनी लेंथ पे लग रहा है, L0, मतलब ऑर्डिनेट OY2 पर, यही लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स, सेम यहाँ पे करेंगे। तो ऑर्डिनेट Y1 यहाँ पे लिख लो। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग, कई बार बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी इस तरह से है इसकी, बट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, तो ऑर्डिनेट OY2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, L माइनस ये A/2, अगर इसमें से ये माइनस कर दूं, ये कितना है D डिस्टेंस, तो ये D डिस्टेंस है ना, तो माइनस D, अगर ये कर दूंगा तो ये ऑर्डिनेट Y2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं।
देयरफॉर VU1 इक्वल्स टू WU0 इंटू में L-A/2 माइनस D। ये हमारी यहाँ पे shear फोर्स आ गई। ठीक है भाई, ये shear फोर्स आ गई हमारी यहाँ पे, जो वन वे shear है हमारी बेसिकली। इतनी देर से जिसके लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे वो हमें मिल गई, लेकिन shear फोर्स से हमें काम नहीं चलेगा हमारा। अब क्या करना है, इसके लिए नॉमिनल shear स्ट्रेस निकालेंगे, उसको फिर कंपेयर करूंगा, तब जाके मुझे चैन पड़ेगा, तब जाके कंपैरिजन होगा। तो नाउ नॉमिनल shear स्ट्रेस टाउ V। अब टाउ V कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाउ V इक्वल्स टू VU अपॉन BD। ठीक है, B कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, B1। अब सॉरी, हाँ 1 मीटर के लिए कर रहे हैं ना, तो टाउ V इक्वल्स टू VU1 अपॉन B1 इंटू D। यहां से आप क्या करोगे, टाउ V कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद क्या करोगे, देन कैलकुलेट टाउ C। अब टाउ C आपको करनी है कैलकुलेट, इसको कंपेयर तो करोगे ना आप, किसके साथ कंपेयर करते हैं, टाउ C मैक्स और टाउ C के साथ में। तो यहां पे पहले चलो कर लेते हैं, यहां पे कंपेयर कर लो, पहले कंपेयर कर दो टाउ C मैक्स से, या ऐसे लिख दो कंपेयर विद टाउ C मैक्स एंड टाउ C। तो टाउ C मैक्स तो हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम टेबल, डायरेक्टली हमें टेबल से मिल जाएगी वैल्यू, तो ग्रेड के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन टाउ C की जो वैल्यू है हमारी, तो टाउ C की जो वैल्यू है वो हमें परसेंटेज स्टील के बेसिस पे मिलती है, तो वो हम मिनिमम परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमें स्टील तो पता नहीं है ना, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टाउ C corresponding to minimum percentage of steel, that is 0.15%। अगर इसके लिए सेफ है तो सबके लिए सेफ रहेगा भाई, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, अगर इसके लिए सेफ है तो इससे ज्यादा ही हम परसेंटेज स्टील देंगे, इससे ज्यादा के लिए तो सेफ होगा ही, मतलब इतना सरिया अगर इसको रोक पा रहा है तो इससे ज्यादा तो रोक पाएगा ही। तो टाउ C मिनिमम की वैल्यू भी लिख देते हैं, हमारी टाउ C मिनिमम की वैल्यू जो रहती है वो रहती है हमारी यहाँ पे K इंटू टाउ C से करेंगे बेसिकली, टाउ C नहीं सिर्फ, सॉरी K इंटू टाउ C, एक तरह से स्लैब की तरह डिजाइन किया जाता है ना इसको, तो K इंटू टाउ C से करेंगे। तो और टाउ C यहां से करेंगे हम कैलकुलेट, तो इधर लिख देता हूं, ये रहती है हमारी वैल्यू 0. LSM में तो 29 रहती है और 0.18 हमारी रहती है WSM में। टाउ C मिनिमम हमारी रहती है 0.18 होती है WSM में और 0.29 रहती है LSM में। ठीक है, इनके साथ कंपेयर कर लेना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद फिर K वैल्यू जो आपकी स्लैब डेप्थ फैक्टर, K फ्रॉम टेबल, दैट इज स्लैब डेप्थ फैक्टर। ये भी स्लैब की, या मतलब जो हमारी जो फुटिंग है उसके डेप्थ के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, और K इंटू टाउ C और टाउ C मैक्स के साथ यहाँ पे कंपैरिजन कर लूंगा। ये चीज क्लियर? अगर सेटिस्फाई हो जाता है सब कुछ तो इसका मतलब मैंने डेप्थ जो दी है यहाँ पे वो सफिशिएंट है। अगर नहीं होता तो फिर रिवाइज करो और फिर से आप यहाँ पे डेप्थ बढ़ा के फिर पूरा का पूरा डिजाइन रिपीट करो। ये चीज आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारी दूसरे चेक की, जो कि हमारा है टू वे शीयर, चेक फॉर टू वे शीयर। तो रब करूं या नहीं? यार रब कर देता हूं मैं।
क्योंकि डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। एक बार इसको पूरे को आप लोग नोट डाउन करो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। टू वे शीयर या फिर पंचिंग शीयर स्ट्रेस। नोट डाउन करो एक बार जल्दी से अच्छे से इसको। तो चलो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, पंचिंग शीयर। स्टेप नंबर 4 पूरा रब कर देते हैं अभी। डायग्राम थोड़े मैं बड़े इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर इन डायग्राम क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये पूरा डायग्राम बेस्ड है। और डायग्राम ही अगर अच्छे नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं जितना मर्जी बोल लूं, क्योंकि चीजें आपको डायग्राम से ही क्लियर हो रही हैं। कौन सा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ मिलेगा, कौन सी लेंथ कहाँ मिलेगी, वो सब चीजें यहीं से क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 4। यह है आपका चेक फॉर पंचिंग शीयर। चेक फॉर पंचिंग शीयर। पंचिंग शीयर या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, टू वे शीयर। देखो टू वे शीयर या फिर पंचिंग शीयर आपकी वो वैल्यू होती है या वो स्ट्रेस होती है जो आपकी फुटिंग को काटते हुए निकल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि सपोज आपने कोई भी एक पेज लिया और आपने क्या किया, उसके अंदर किसी भी पेन को आपने इस तरह से फोर्सफुली उसके थ्रू पास करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, एरिया बहुत कम है पेन की निब का आगे, ठीक है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो बहुत कम एरिया से ट्रांसफर हो रहा है इस पर्टिकुलर पेज पे, तो वो क्या होगा, आपका इस पेज को फाड़ते हुए इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसको बाहर चीरते हुए फाड़ते हुए इसको बाहर निकल गया। तो ये आपकी होती है पंचिंग शीयर, मतलब इसको पंच करते हुए इसके अंदर आर पार निकल जाना, ठीक है। तो ये इस तरह की जो शीयर लगेगी आपकी, इसी को पंचिंग शीयर बोला जाता है। ये पंचिंग शीयर जब लगती है जब आपका एरिया काफी कम रहता है और आपका फोर्स बहुत ज्यादा हो और आप उसको किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे फ्लैट स्लैब में हमने देखा कि फ्लैट स्लैब के अंदर भी क्या होता है, हमारा पंचिंग शीयर में फेल कर सकता है वो, इसीलिए हम उसको ऊपर से एरिया घटाते घटाते कॉलम तक लेके आते हैं। एकदम से कॉलम को स्लैब के नीचे नहीं हम प्लेस करते, ठीक है। इसीलिए सब चीजों का सीक्वेंस रहता है, स्लैब के नीचे कॉलम बीम आएगा, बीम के नीचे आपके कॉलम्स आएंगे, फिर उसके बाद फुटिंग आएगी। अगर अदरवाइज डायरेक्टली स्लैब को फुटिंग अगर कॉलम पे रख दोगे तो आप ये क्या कर जाएगा, पंचिंग शीयर में ऐसे फेल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो भी नहीं किया जाता। यहाँ पे भी आपका यही रहता है कि आपकी पंचिंग में, मतलब जो कॉलम है आपका, कॉलम क्या है आपका और जो फुटिंग है वो स्लैब की तरह ही है आपकी बेसिकली, तो यहाँ पे भी फेलियर हो सकता है। इसीलिए इसके लिए भी चेक किया जाता है, बहुत मेजर आपका रोल रहता है इसका भी। तो ये क्या कर सकता है, ये कॉलम आपकी फुटिंग पे इस तरह से वजन डाल रहा है, लोड डाल रहा है, लोड ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है, एकदम से चीज को चीरते हुए ही नीचे चला जाए, ये काट के ये इसके आर पार ही निकल जाए। तो ये आपका मैंने बताया कब होगा, जब जनरली एरिया कम रहता है और लोड ज्यादा रहता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगी तो इसके आर पार निकल जाएगी। इस तरह की स्ट्रेस को, शीयर स्ट्रेस को पंचिंग शीयर स्ट्रेस या पंचिंग स्ट्रेस कहा जाता है, या वन वे शीयर, टू वे शीयर कहा जाता है। ये टू वे इसलिए कही गई है क्योंकि ये दोनों तरफ से एक साथ ही फेल करेगी। मतलब अगर आप मानो कि ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये जो आपका मार्कर है ये आपका रेक्टेंगुलर है, तो ये जब इसके आर पार निकलेगा तो क्या होगा, इसका इधर वाला पोर्शन भी और इधर वाला पोर्शन भी दोनों एक ही साथ निकले, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो फेलियर होता है इसके अंदर दोनों साइड्स का माना जाता है। मतलब
ये सपोज आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका इस तरह से, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो जब ये आर पार निकलेगा तो दोनों एक साथ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये चला गया और ये यहीं पर रह गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही नीचे इसके आर पार सेटलमेंट होगी, ठीक है, जो भी आपका फेलियर होगा। इसीलिए यहाँ पे इस वाले फेस पे भी, यहाँ पे भी रगड़ लगाएगा ये और इधर भी रगड़ लगाएगा, इसलिए इसको शीयर स्ट्रेस कहा जाता है। और पंच करके जाती है इसलिए इसको पंचिंग शीयर स्ट्रेस कहा जाता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको। अब स्ट्रेस समझ ली है तो अब इसको ये भी देख लेते हैं कि यहां पे कैसे काम करेगी, ठीक है। तो सपोज ये हमारा यहां पे फुटिंग है, ये फुटिंग है भाई हमारी यहां पे, और इसके अंदर हमारा कॉलम प्रेजेंट है। यही अगर हम दूसरे व्यू में देखते हैं तो इधर कॉलम और ये हमारी फुटिंग, ठीक है। तो इसका जो फेलियर रहता है उसकी तरह ये आप मतलब इस तरह से नहीं होगा किसी एक साइड पे, ये दोनों साइड पे होगा। तो इसको अगर मैं 3D में देखना चाहूं, मतलब इस तरह से कि यहां पे हमारा जो कॉलम था ये कुछ ऐसे था, ठीक है, और 3D में अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसको, तो ये थोड़ा साइड में मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा कॉलम, मतलब थोड़ा सा ये मेरा कॉलम आया हुआ है इस डायरेक्शन में ऐसे, क्लियर। तो ये कॉलम मेरा जब आता है ये ऐसे, तो ये जो फेलियर होता है इसका इधर भी होगा, मतलब इस डायरेक्शन में भी आपको दिखेगा, और ये इस डायरेक्शन में भी आपको फेलियर नजर आएगा। ये चीज आपको क्लियर दिखनी चाहिए कि ये इधर भी स्लोप है आपका और इधर भी स्लोप है, ठीक है भाई। आइडियल मतलब रियल जो फेलियर वो होता है वो इसी तरह से होता है, बट जो हम आइडियलाइज करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसकी जो आपकी यहां पे वैल्यू आ जाएंगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये अब इसको आइडियलाइज कैसे करते हैं भाई हम, मतलब मानते कैसे हैं, ऐसे तो हो रहा है ये, बट इसको हम मानते हैं कुछ इस तरह से। देखो थोड़ा डायग्राम से आप मैनेज कर लेना, ठीक है, समझने के पर्पज से बस आप इसको देखो। हमने क्या किया, ये नीचे से लेके ऊपर तक हमारी यहां पे क्या थी भाई, इधर दिखा देता हूं पहले, वहां पे फिर डायमेंशन वहां से क्लियर हो जाएंगे एक बार, ठीक है। यहां पे मैंने बताया इसका जो फेलियर रहता है भैया, मैंने बताया कि इस तरह से अगर पंच करके इसकी तरफ जाता है तो इसका क्रिटिकल सेक्शन जो रहता है फेस, कॉलम के फेस से d/2 डिस्टेंस इधर और d/2 डिस्टेंस इधर, मतलब आपका जो डिस्टेंस रहेगा फेलियर का, मतलब ये चारों तरफ ऐसे गड्ढा करके निकलेगा, ठीक है, इस तरह से यहां पे ये करेगा होल। तो ये जो डिस्टेंस रहता है हमारा, ये है हमारा डिस्टेंस d/2 इधर, d/2 चारों तरफ, d/2 डिस्टेंस पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिलता है हमें, ये d/2 पर क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिलता है। तो यहां पे जब हम इसको करेंगे ट्रांसफर,
तो ये जो डिस्टेंस हमें नजर आएगा, ये कितना डिस्टेंस नजर आएगा, ये कितना है d/2, और इधर d/2। यहां से हमें P लोड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये कितना था हमारा A, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना है ये B। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, यहां से लेके यहां तक A, इधर d/2 और इधर d/2, तो d/2 प्लस d/2 d, टोटल कितना हो गया A प्लस D। ऐसे ही हमारा दूसरी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा B प्लस D, तो ये कितना है A प्लस D सपोज, और ये कितना है B प्लस D, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना है D। ये चीज क्लियर। तो आइडियलाइज हम ऐसे करते हैं, ऊपर तो हमारा ये इतना डिस्टेंस नहीं है ना, यहां पे हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस भी A प्लस D, इधर भी हमारा ये B प्लस D, और नीचे भी हमारा ये पूरा एज इट इज हम इसी तरह से आइडियलाइज करते हैं इसको, ठीक है। ये भी हमारा यहां पे भी B प्लस D, ये A प्लस D, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आइडियलाइज का मतलब है बेसिकली, देखो यार इसको हम यहां से, ये आपका ऊपर से बढ़ता हुआ नीचे की तरफ एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ पूरा इतना मिल रहा है, ऊपर इतना नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। एक तरह से जो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन है या पैटर्न है बेसिकली हमारा फेलियर का, हमने क्या मान लिया कि ऊपर से ही ये पूरा का पूरा इस तरह से चक्का का चक्का ये इस तरह से फेल कर जाता है, ठीक है। इतना पोर्शन मैं मान के चल रहा हूं, ये पोर्शन मेरा पूरा का पूरा फेलियर जोन में आ रहा है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ये जस्ट हमें, ये हमारा आइडियलाइज्ड है, आइडियलाइज्ड फेलियर, और ये है हमारा रियल फेलियर पैटर्न। तो ये चीजें हमें यहां से थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए भाई। अब इसके बाद बारी आती है हमारी, यहां पे हमने ड्रॉ नहीं किया इस बार, ठीक है, ध्यान रखा करो थोड़ा। ये क्या है हमारा WU0, यही है जो सारे काम करवा रहा है यहां से, ठीक है। तो अब देखो यार पंचिंग आपकी स्ट्रेस, ये हमें देखो सब चीज पता चल गई। क्रिटिकल सेक्शन हमारे लिए ये है, यहां पे भी लिख लो आप, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन हमें पता चल गया, यहां पे हमारा जो सेक्शन है वो वीक रहेगा, हमें यहां पे सेव करना है, बट कितनी वैल्यू के लिए सेव करना है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू के लिए सेव करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखेंगे। एक P फोर्स नीचे लेके जा रहा है इसको, और एक WU0 फोर्स ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। इन्हीं की वजह से तो फेलियर आ रहा है ना यहाँ पे। तो रिजल्टेंट ये नीचे की तरफ जब जाएगा इसको पंच करते हुए, तो कितने फोर्स के साथ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब बेसिकली एक जना यहां से और एक जना यहां से धक्का लगा रहा है, दोनों एक समान लगा रहे, तो ना ये इधर मूव करेगा ना ये इधर मूव करेगा। अगर ये वाला पोर्शन ब्लू वाला जो आपका मार्कर है ज्यादा धक्का लगाता है, ज्यादा फोर्स लगाता है, तो ये इधर इसको घसीटता हुआ ले जाएगा, ठीक है। तो वो कितने फोर्स के साथ घसीटता हुआ लेके जा रहा है, जितना ये लगा रहा है, सपोज 10 ये लगा रहा था और 5 ये लगा रहा था, तो 10 माइनस 5 की फोर्स के साथ में, 5 यूनिट के फोर्स के साथ ये इसको इधर धकेलता हुआ ले जाएगा, क्योंकि बाकी के 5 को तो ये बैलेंस कर रहा था। तो कितना फोर्स बचा, जो आपका नेट मूवमेंट जो करवा रहा था इसकी, इन दोनों का डिफरेंस। सेम यहाँ पे अगर ये और ये ऊपर से लगने वाला और नीचे से लगने वाला अगर सेम है तो बैलेंस हो जाएंगे, ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो फेलियर होगा नहीं। फेलियर कब होगा, मतलब मूवमेंट कब होगी, जब कोई एक फोर्स दूसरे से एक्सीड कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस लेंगे तो उतने ही डिफरेंस की वजह से, उतने फोर्स की वजह से यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। तो स्ट्रेस जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहां पे लिखो पंचिंग शियर स्ट्रेस, पंचिंग शियर स्ट्रेस जो है आपकी टाउ VP जो है जिसको हम बात करेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी शियर स्ट्रेस, आपकी कितनी हो जाएगी, टाउ VP आपका क्या हो जाएगा भाई, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस है। फोर्स कितना आएगा मैंने बताया, डिफरेंस। डिफरेंस किसका लूंगा मैं यहां पे, फैक्टर्ड का लूंगा यहां पे। अब मैं यहां पे मैं फैक्टर लूंगा भाई, ठीक है। पहले नहीं लिया था मैंने P का फैक्टर, बट यहां पे लूंगा यहां पे, ठीक है। फैक्टर्ड फोर्स लूंगा मैं यहां पे, PU माइनस, और
यहां पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। यहां पे हमारा ये क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड फोर्स अपॉन एरिया पहले देख लेते हैं कौन सा आएगा, फिर वैल्यूज की टर्म्स में देख लेंगे। एरिया क्या आएगा, अब इसका फेल जब हो रहा है ये फेलियर एरिया हो जाएगा, ये अपॉन फेलियर एरिया, अपॉन फेलियर एरिया। तो एरिया हमारा कितना आएगा, फोर्स तो हमने देख लिया कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, वो भी लिखेंगे तो उसको भी सिंप्लीफाई करके समझेंगे। बट फेलियर एरिया जब मैं बात करता हूं, जितने एरिया पे ये फेल कर रहा है उतने पे ही तो स्ट्रेस लगेगी ना, उतने की वजह से ही स्ट्रेस लगेगी। तो कितना एरिया है आपका फेलियर जो आप मान रहे हो, ये यहां से कंसिडर करोगे आप, ठीक है। एरिया जो फेल कर रहा है वो कितना है, ये आपकी क्या है, डी डेप्थ, ठीक है भाई। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन आपका स्ट्रेस लगा रहा है, ठीक है। तो इतना पोर्शन लगाएगा तो इसके इधर, इसके इधर, उसके उधर और उस वाले बैक वाली साइड में भी आपका उस फेस के ऊपर जो है शियर लग रही होगी। तो ये प्लस ये प्लस ये, तो ये जो बाहर वाला आपका पोर्शन है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसके चारों तरफ, इस पे लग रही है और डी डेप्थ के अलोंग लग रही है। तो आपका एरिया कौन सा होगा, जो एक्सपोज्ड रहेगा पंचिंग स्ट्रेस के अंदर। पंचिंग आपकी कहां पे कौन कौन से एरिया पार्ट को टच करती हुई जाएगी, ये फेस करेगी टच, ये फेस करेगी, पीछे वाला करेगी और लेफ्ट वाला फेस करेगी। कितने डेप्थ तक करेगी, डी डेप्थ तक, इसको पार करके निकल जाएगी, ठीक है। तो जब मैं एरिया की बात करूंगा, कितना एरिया जो है वो फेलियर रीजन के अंदर आया, फेलियर एरिया कितना कहलाएगा, पेरीमीटर इंटू इतनी डेप्थ तक जा रहा है, इंटू एरिया डेप्थ, सॉरी, इसका पेरीमीटर, ठीक है, इंटू में डेप्थ, इतना एरिया हमारा इसके कांटेक्ट में आएगा। पंचिंग स्ट्रेस जो लगेगी इतने एरिया के अबाउट लगेगी, ये चीज क्लियर। तो फेलियर एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, एक एक करके। फैक्टर्ड फोर्स जो है, ये मैंने क्या कहा था, पी यू जो फोर्स रहेगी हमारी, ये कॉलम की जो लग रही थी यहां पे फैक्टर्ड, माइनस नीचे से कितनी फोर्स लग रही है भाई, कितनी फोर्स लगा रहा है ये, डब्ल्यू यू नॉट, ये तो क्या है, स्ट्रेस है ना। डब्ल्यू यू नॉट क्या था, इतने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू में, इंटू कितना फोर्स लगा रही है ये, कितना फोर्स लगा रही है, इधर और उधर, ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, ये आपकी फोर्स लग रही होगी यहां पर। डब्ल्यू यू नॉट फोर्स आपको, आप इसको ऐसे समझो, ये जो आपकी वैल्यू है बेसिकली, ठीक है, यहां से ये जो मार्कर लगा रहा है इसके ऊपर, ये डब्ल्यू यू नॉट वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये आपकी ए प्लस डी है, और ये वैल्यू बी प्लस डी है। तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालूंगा जब मैं, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इंटू में जो इंटेंसिटी लग रही थी, लेंथ क्या है ए प्लस डी, विड्थ क्या है बी प्लस डी। तो ये चकोर एरिया जो हमें मिल रहा है, ठीक है, उसका एरिया निकाल लो तो वहां से हमें फोर्स मिल जाएगा, इंटू में जो प्रेशर लग रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। ये पर यूनिट एरिया ही तो लग रहा है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर है वो हमने कैलकुलेट कर दिया, इतने इंटू इतने मीटर, ए प्लस डी इंटू में बी प्लस डी, तो वो हम यहां पे कर देंगे। स्ट्रेस इंटू एरिया किया है बेसिकली, ठीक है, इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी अपॉन फेलियर एरिया क्या आ जाएगा यहां पे, पेरीमीटर इंटू, यहां पे अलग अलग कर देते हैं एक बार, पेरीमीटर इंटू डेप्थ, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, पी यू नॉट माइनस डब्ल्यू यू नॉट इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी अपॉन पेरीमीटर कितना आएगा इसका, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या रहता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू लेंथ क्या है ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी, तो ये आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इंटू में डेप्थ करना है आपको, इंटू डी। यहां पे आपका आ चुका है टाउ वीपी डेवलप्ड, जो आपकी डेवलप हो रही है पंचिंग शियर स्ट्रेस, वो आपने कैलकुलेट कर ली है यहां पर,
बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपकी। क्लियर? तो ये आप यहां पे कैलकुलेट कर चुके हो, पूरा आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है बेसिकली। जैसे आपने वन वे शेयर निकाली, वो कंपेयर करी टाउ वी को आपने टाउ सी से और के टाउ सी मैक्स से और के इंटू टाउ सी से। यहाँ पे भी तो आपका कोई कंपैरिजन होना चाहिए ना किसी के साथ, तो वो कंपैरिजन यहाँ पे आप करते हो। इट शुड नॉट बी मोर देन 0.25 एफ सी के अंडर रूट ऑफ एफ सी के इंटू के बीटा। ये है अगर मैं एलएसएम से करता हूं, और इट शुड नॉट बी मोर देन, शायद 0.15 रहता है, 0.16 अंडर रूट ऑफ एफ सी के इंटू के बीटा, अगर मैं WSM से करता हूं तो। ठीक है भाई, ये आपको IS कोड ने मेंशन किया हुआ है कि इन वैल्यूज के एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी जो पंचिंग शियर स्ट्रेस आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एफ सी के हमें पता है, के बीटा नहीं पता, तो के बीटा की जो वैल्यू रहती है हमारी, वो रहती है, ये आपका कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू रहेगी 0.5 प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, और इट शुड नॉट बी मोर देन 1। के बीटा जो है आपका कैन नॉट बी मोर देन 1। अगर एक से ज्यादा आता है तो वैल्यू कितनी लेके चलोगे, सिंगल 1 ही लेके चलोगे। ठीक है, सपोज स्क्वायर फुटिंग डिजाइन कर रहे हो, तो बी और ए जो आपकी वैल्यू है, सपोज कॉलम आपका स्क्वायर है, तो ये तो 1 आ गई, तो 1 प्लस 0.5 1.5 आ गई, वो तो एक से ज्यादा आ रही है, तो उसको आप एक ही यूज करोगे, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे और कंपेयर करोगे। यहां तक आपका पंचिंग शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है या डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। इसके बाद बारी आती है एरिया ऑफ स्टील की। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो अच्छे से, फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एरिया ऑफ स्टील के लिए। ठीक है, जल्दी से देखो इसको। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्टील की। तो स्टेप नंबर 5, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा यार। देखो मैं बहुत दिल से करवा रहा हूं आप लोगों को, कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। फुटिंग बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को, बट चीजें समझ आ जाएंगी तो आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो अब बारी आती है हमारी स्टेप नंबर, कौन सा चल रहा था यार, भूल गए। पंचिंग हो गया, ये आ गया हमारे लिए 5, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है डिजाइन ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। तो देखो यार, जब आप स्टील रीइंफोर्समेंट इसके अंदर डिजाइन करते हो, तो रेक्टेंगुलर कर रहे हैं हम, तो रेक्टेंगुलर में आपकी लेंथ अलग होगी और विड्थ अलग होगी। तो जो आपकी लंबाई की मतलब जो लॉन्गर स्पैन रहेगा आपका, उसके अबाउट आप जब रीइंफोर्समेंट निकालोगे तो उसको आप किसी दूसरे तरीके से प्रोवाइड करोगे। सरिया आपने 10 सरिये निकाले, तो ऐसा नहीं है कि 10 को आप एक समान सिमिलर डिस्टेंस पे आप वहां पे प्रोवाइड करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉन्गर स्पैन में किसी और तरह करोगे और शॉर्टर स्पैन में किसी दूसरी तरह से करोगे। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में मतलब डिवाइड कर लेते हैं हम कि स्पैन मतलब एक साइड वाली स्ट्रिप हो जाएगी, मिडल आपकी जो स्ट्रिप है वो हो जाएगी, और एजेस पे जो स्ट्रिप रहेगी मतलब साइड पे जो आपकी स्ट्रिप्स हैं वो हो गई। और एक तरह से बैंड्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली, सेंट्रल बैंड और साइड बैंड्स हो गए हमारे। ठीक है, तो सेंटर में हम ज्यादा देते हैं स्टील बार्स और साइड्स में थोड़ा कम देते हैं। ठीक है, तो लॉन्गर स्पैन में, और जो शॉर्टर स्पैन रहता है उसमें बराबर दे देते हैं। ठीक है,
तो कितने देंगे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भाई, सेंटर पे कितने स्टील बार्स देने हमें, नंबर ऑफ स्टील बार्स वो कैलकुलेट करेंगे हम। और जब हम स्टील रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या क्या आती है वैल्यूज आपकी। सपोज अब पहले इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके हर चेक पे आपके डायग्राम नए बन रहे हैं, तो आप देखो खुद ही इंपॉर्टेंस कितनी है। ये आपकी फुटिंग है और ये है आपका कॉलम, ठीक है। तो ये एक्सिस है आपकी एक्स एक्स। सपोज इसको थोड़ा सेंटर में दिखे आपको, इसीलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ए है डायमेंशन और ये क्या है बी, ये क्या है लेंथ एल और ये है आपकी बी, ठीक है भाई। तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं सबसे पहले बात करूं एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जो आता है, अगर उसको रोकने के लिए मतलब उस मूवमेंट के लिए अगर मैं रीइंफोर्समेंट देता हूं, तो मूवमेंट कैसे आ रहा था, ये इस तरह से ऐसे घुमा रहा था इसको, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट ऐसे मतलब बेंड करने की वजह से जो रोकने के लिए जो लगानी पड़ेंगी वो इस तरह से लगानी पड़ेंगी, ऐसे प्लेस करनी पड़ेंगी। यहां पे जो मैं रीइंफोर्समेंट दूंगा वो कुछ ऐसे दूंगा, ठीक है। और सेंटर पे आके हम थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं। यहां पे आपको थोड़ा फील होना चाहिए कि भाई हमने थोड़ी सी कम दी है। और यहां पे भी हमने कुछ इस तरह से दिया है। सपोज थोड़ा आपको फील होना चाहिए कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पे ज़्यादा दे दो, फिर वहाँ पे तो कम नहीं हो रही बट यहाँ ज़्यादा दे दो ताकि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, ये पोर्शन जो है आपका यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे भी इतना पोर्शन, और ये पोर्शन आपका एक हो गया। ये विड्थ रहेगी जो आपकी, ये रहेगी बी विड्थ, ठीक है। तो अब समझते हैं बेसिकली जो स्टील बार हमने दिए हैं यहाँ पे कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं फिर कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे पर्टिकुलर लेंथ को, इस स्पैन को मैंने बैंड्स में डिवाइड कर दिया। एक सेंट्रल बैंड हो गया और ये दो साइड बैंड्स हो गए हमारे, ठीक है। सेंट्रल बैंड की जो विड्थ मैंने रखी है वो रखी है इसकी बी के बराबर, जो इसकी विड्थ है फुटिंग की उतनी हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंड रखी है। इस जो बचती है वो आधी इधर और आधी इधर, ठीक है। तो जो हमारे जो हम स्टील बार्स निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टील बार जो साइड बैंड्स के यहाँ पे आ जाएंगे, NS से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो स्टील बार्स होंगे उनको मैं NC से रिप्रेजेंट करूंगा, सेंट्रल बैंड साइड बैंड्स, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद जब प्रोवाइड करूंगा तो तब यहां से समझ आ जाएगा। तो अब AST कैलकुलेट कर लो। AST सपोज हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर MU, यहीं पे लिख लेता हूं चलो, AST रिक्वायर्ड फॉर MU X, ठीक है। तो X डायरेक्शन में अगर मुझे चाहिए तो कैसे करूंगा भाई, AST X इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं AST का फॉर्मूला क्या होता है, 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU, MU कौन सा आएगा ये X अपॉन FCK इंटू B1 इंटू डी स्क्वायर इंटू B1 इंटू डी, ठीक है। ये B1 इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, बस
इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है B1 B2 लिखने का, और कोई इसका सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, यहां से स्टील बार कैलकुलेट कर लूंगा। ये स्टील बार किसके लिए आएंगे मेरे, ये फॉर 1 मीटर स्ट्रिप या 1 मीटर स्पैन या 1 मीटर स्ट्रिप लिख लेते हैं यहां पे। 1 मीटर की जो स्ट्रिप मैंने कंसीडर करी थी फॉर 1 मीटर स्ट्रिप, उसके लिए आएंगे ये भाई, टोटल नहीं आएंगे आपके यहां पे। 1 मीटर की जो स्ट्रिप कंसीडर करके डिजाइनिंग कर रहे थे, उसके अंदर कितना सरिया लगेगा वो आएगा। तो हमें तो क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल स्टील बार कितना आ जाएगा, तो टोटल स्टील इक्वल्स टू L इंटू AST। अगर 1 मीटर में इतना है तो टोटल कितना होगा, लेंथ L इंटू AST। 10 मीटर की है तो 10 इंटू AST। ये हमारा टोटल जो है एरिया ऑफ स्टील आ गया यहां से। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टील बार्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील बार्स, टोटल नंबर ऑफ स्टील बार्स कितने आ जाएंगे भाई यहां पे, NT। टोटल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं NT से। तो यह आ जाएगा हमारा L इंटू AST अपॉन L इंटू AST अपॉन π/4 इंटू 5 स्क्वायर। टोटल एरिया अपॉन एक स्टील बार का एरिया, जितने का भी सरिया आप यूज करोगे उतने का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील बार हमारे यहां से आ गए कि सपोज 50 सरिया हमें जरूरत पड़ेगी, तो 50 हमें यहां पे मिल गए। अब हमने क्या किया, सेंट्रल बैंड में यहां पे कितने दूंगा और यहां पे कितने दूंगा वो कैलकुलेट करना है। नाउ स्टील बार्स provided in central band। ठीक है भाई, NC से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल बैंड के जो आएंगे। तो NC हमारा जो रहेगा वो रहेगा NT अपॉन टोटल अपॉन 1 प्लस, फॉर्मूला रहता है हमारा ये NT इंटू है, सॉरी, ये रहता है हमारा NT इंटू 2 अपॉन 1 प्लस L अपॉन B, 1 प्लस L अपॉन B। ये फॉर्मूला रहता है हमारा नंबर ऑफ स्टील बार्स का, जो हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल स्पैन के अंदर इधर। ये चीज क्लियर। और बाकी जो बच जाएंगे साइड बैंड्स में वो क्या हो जाएंगे, बाकी बचे हुए आधे इधर और आधे उधर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टील बार्स इन साइड बैंड्स, इनको NS से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो NS क्या हो जाएगा हमारा, NT टोटल में से NC जो सेंट्रल वाले माइनस कर दिए उनको हाफ कर देंगे हम, तो आधे हमारे इधर आ जाएंगे सॉरी, और आधे हमारे यहां पे आ जाएंगे। तो ये हमारा यहां पे साइड बैंड में कितने नंबर ऑफ स्टील बार्स लगेंगे वो आ गया यहां पे। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा जो है स्टील जो है हमने प्रोवाइड कर दिया, कोई भी इसके अंदर कमी नहीं बची हुई। अब बात करते हैं फॉर MUY। नाउ ASTY फॉर MUY। MUY की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज यहां पे ये मैंने फुटिंग बनाई है और ये हमारा कॉलम है और ये हमारी B है विड्थ और ये है L। तो यहां पे हम जो स्टील बार प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा ये YY एक्सिस आ जाएगी हमारी। तो जो B विड्थ को रोकने के लिए करूंगा वो क्या करूंगा, इधर करूंगा, ये इस पर्टिकुलर स्पैन में यहां पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ स्टील बार्स आएंगे बराबर डिस्टेंस पे बराबरी से ही
बांट दिए जाएंगे, कोई भी बैंड्स वगैरह डिवाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका। तो AST y जो आ जाएगा वो सेम 0.5 FCK अपॉन FY इंटू, फॉर्मूला आ नहीं पाएगा यहाँ पे, यहाँ से कर देते हैं इसको शुरू। ASTY इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU Y अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। यह आपका ASTY आ जाएगा। और नंबर ऑफ स्टील बार्स ये आपका किसके लिए है, ये है फॉर 1 मीटर स्ट्रिप। ये आप बहुत ध्यान रखना यार, देखो क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है कई बार। 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए है, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर टोटल ASTY कितना होगा, इक्वल्स टू L इंटू ASTY। क्लियर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टील बार्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टील बार्स, अब तो देखो सिंपल ही हो गया ये, टोटल L इंटू AST अपॉन π/4 इंटू जो डायमीटर यूज करोगे वो आ जाएगा। इक्वली इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी फुटिंग के ऊपर। तो ये हमारा यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आ चुका है। ये चीज क्लियर सबको। तो स्टील भी जितना आया था हमने प्रोवाइड कर दिया। बस अब एक एक्स्ट्रा चेक जो है, बेसिकली एक्स्ट्रा ही लगाओ आप उसको, बियरिंग स्ट्रेस का जो चेक है वो बच गया। वो टाइम मिले तो कभी आपको एग्जाम के अंदर निकाल देना, वो चेक लगा देना, अदरवाइज नहीं टाइम है तो छोड़ सकते हो आप। यहां तक कर दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा जो चेक है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे लिख देता हूं। चलो इतनी जागती नहीं करते, उसको भी थोड़ा सा समझ के लिख लेंगे। तो इतना नोट डाउन करो जल्दी से, फिर एक लास्ट चेक जो बच गया आपका वो देखते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे हमने L कर दिया ना, ये B आएगा यार, यहाँ पे L इंटू AST नहीं आएगा, यहाँ पे जितने सरिये चाहिए वो तो B लेंथ बताएगी ना, तो ये आएगा हमारा B। ये ध्यान रखा करो भाई। तो B इंटू AST आएगा यहाँ पे B इंटू ASTY जो हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ये आप ध्यान रखा करो, अगर मुझसे हो भी जाती है गलती से, क्योंकि ऑनलाइन में यार यहाँ पे अब आप लोग तो हो नहीं मेरे सामने कि मुझे उसी टाइम पे रेक्टिफाई कर दो, बता दो कि सर ये चीज़ गलत लिखी है। यहाँ पे तो जो गलत है तो वो ऐसी ही चलती रहती है। अगर मुझसे गलती हो रही है कोई, मैं नोटिस नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो आप भी कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं यार, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है हमारा चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेस। अब देखो यार, बियरिंग स्ट्रेस जब हम देखते हैं तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है बेसिकली, सपोज ये हमारा कॉलम है और ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। तो बियरिंग स्ट्रेस हमारी वो स्ट्रेस होती है बेसिकली, कंप्रेसिव ही होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, बट दो सरफेसेस के बीच में उनके जंक्शन पे अगर मैं चेक करता हूं तो उसी कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं हम यहाँ पे, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। चीज एक ही है, वही फोर्स है, बस जगह बदलने पर इसका नाम बदल दिया है। जैसे आप समझ सकते हो कि हम इंडिया में गुरप्रीत हो जाता है और कनाडा में जाके गैरी हो जाता है, इंसान वही है, बस जगह के हिसाब से नाम बदल लिया, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स है, बस दो आपके कंपोनेंट्स के जंक्शन पे देख रहे हैं तो बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा,
कॉलम और फुटिंग इन दोनों के इस जंक्शन पे मैं चेक करता हूं क्या यहां पे तो कंप्रेशन में फेल ना कर जाए, फुटिंग यहीं पे क्रश ना कर जाए। ठीक है भाई, यहीं पे ये क्या हो जाए, यहीं पे क्रश अगर कर जाती है तो फेल हो जाएगा, बाकी तो ये लोड ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा ना इसके ऊपर। तो यहां पे भी हमें चेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जंक्शन पे। तो यहां पे हमारी जो स्ट्रेस लग रही होगी यही हमारी क्या है, बियरिंग स्ट्रेस। ऊपर से हमारा क्या फोर्स लग रहा है, पी फोर्स, यहां पे पी फोर्स लग रहा है। तो यहां का जो एरिया रहेगा हमारा, ये एरिया क्या रहेगा, ए क्रॉस बी, A2 जो हम लिखेंगे अभी इसके अंदर, देखते हैं। तो ये जो यहां पे स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है आपकी, वो हम देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको एक बार पैटर्न जो है वो ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। सपोज ये इधर ऐसे है, यहां पे आपका जो लोड ट्रांसफर होता है ये कुछ इस तरह से होता है, 45 डिग्री 2:1 रेशो माना जाता है। ये बियरिंग स्ट्रेस के लिए हम देख रहे हैं कि बियरिंग स्ट्रेस के लिए ये जो रेशो रहेगी 2:1 है। तो और अगर ये आपका डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2D। इधर भी ये कितना हो जाएगा 2D, अगर ये डी डिस्टेंस है, क्योंकि 2:1 है। अगर एक नीचे जाता है तो 2 साइड में जा रहा है। ठीक है, तो और ये कितना है आपका A, यहां से लेके यहां तक ये 2D हो गया। क्लियर। तो बेसिकली अब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं, यहां से ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है पी फोर्स, वो आपका नीचे ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे मैं यहां पे चेक कर रहा हूं क्या ये बियरिंग में फेल तो नहीं कर रहा। ठीक है, और ये मैंने यहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, बेसिकली 2:1 के रेशो में ये जो है इस तरह से वेरी करता है। यहाँ पे 2D लेंथ ये है, A ये है, और 2D ये आ जाएगी हमारी। इसको जब मैं चेक करता हूं तो यहां पे बियरिंग स्ट्रेस जो आती है मेरी, बियरिंग स्ट्रेस जो होती है, बियरिंग स्ट्रेस, वो हमें बोला हुआ है वो क्या हो जाएगी, PU अपॉन A क्रॉस B। ठीक है, यहां पे जब मैं बात करता हूं तो ये PU आप दिखा दो, यहां पे PU आप दिखाओगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो स्ट्रेस है वो लग रही है। ठीक है भाई, फोर्स अपॉन एरिया ही आएगी स्ट्रेस, तो फोर्स कौन सा होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, P फोर्स, मतलब PU फोर्स। और एरिया कितना है, ये कॉलम का एरिया आपका A क्रॉस B। तो यहां पे आपकी इतने एरिया में इतनी ही स्ट्रेस जो है वो बन रही होगी। तो ये स्ट्रेस क्या आपकी बियरिंग स्ट्रेस बोल दिया मैंने, कंप्रेसिव ही है ये, बट यहां पे है तो इसको बियरिंग नाम दे दिया। ठीक है भाई, ये स्ट्रेस मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से। अब ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, आपके IS कोड ने कहा है कि ये जो स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम वैल्यूज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप कैलकुलेट करते हो, तो अदरवाइज ये यहां पे क्रशिंग में फेल कर सकता है। अब मैक्सिमम वैल्यूज आपको कितनी दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यूज हैं आपकी, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.45 FCK अंडर रूट ऑफ A1 अपॉन A2 अगर मैं LSM से करता हूं तो, और इट शुड नॉट बी मोर देन 0.25 FCK, हाँ 0.25 FCK अंडर रूट ऑफ A1 अपॉन A2। ये चीज क्लियर। अब यहां पे जो आपका A1 और A2 है, ये तो आपको समझ आ गया कि क्या है, ये आपका WSM में है भाई। ठीक है, अब जो आपका A1 है, A1 रहता है, वो रहता है L1 डैश क्रॉस B1 डैश। ठीक है, अब L1 डैश और B1 डैश क्या है वो देखो, ये सपोज थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, PU, यहां से लेके यहां तक की जो डायमेंशन है ये आपकी रहेगी L1 डैश। ठीक है, और ये टोटल कितनी है L, ये चीज क्लियर, टोटल है आपकी L, और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमने L1 डैश का है। यही B की डायरेक्शन में, अंदर वाली डायरेक्शन में जब मैं चेक करूंगा तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यही जो उधर वेरी कर जाएगी, तो B के साइड में यही डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो वो B डैश हो जाएगी हमारी ये चीज। तो वैल्यू क्या रहेगी L1 डैश की, A प्लस 2D प्लस 2D, तो A प्लस 4D,
L1 डैश जो हो जाएगा हमारा A प्लस 4D हो जाएगा, और जो B1 डैश हो जाएगा सिमिलरली वो हो जाएगा B प्लस 4D। तो और ये हमारी जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू L, और ये भी हमारी शुड नॉट बी इक्वल टू B। ये चीज क्लियर? तो हमारी ये जो वैल्यूज है ये हमारी L और B के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, बराबर या आप कह सकते हो कि उनसे बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी तो होंगी ही नहीं ना, शुड नॉट बी मोर देन कर लो, शुड नॉट बी मोर देन और शुड नॉट बी मोर देन B। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप वैल्यूज जो है कैलकुलेट कर लोगे। और A2 हमने नहीं लिखा, A2 जो है हमारा A क्रॉस B है, कॉलम का एरिया। तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी स्ट्रेस निकाल लेंगे। यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस हमारी इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन हमें पता चल गया, ये है इसका। इस क्रिटिकल सेक्शन पे चेक करूंगा, बियरिंग स्ट्रेस निकाली मैंने यहाँ से, ये चीज़ क्लियर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने यहाँ पे दिखाया है प्योरली IS कोड बेसिस है। यहाँ सारी वैल्यूज जो है आपको ऑलरेडी मेंशन की गई हैं IS कोड में कि आपको इस चीज़ से कंपेयर करना है। और ये कैसे लिया गया है, वो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन मानकर ये वैल्यूज कुछ लिखी गई हैं। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसी के साथ आपका फुटिंग का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाता है और मजे करो। ठीक है, तो इसके साथ खत्म फुटिंग। तो तब इसके बाद में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।